गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो दो पेपर है उनमें एक पेपर तो सामान्य सिद्धांतों को लेकर काम करता है जो कि राजनीति विज्ञान को प्रभावी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और दूसरी ओर जो पेपर है वो भारतीय राजनीतिक विचारकों ने जो विचारधारा डेवलप की है उसको लेकर या उनके विचारों को लेकर या उनके विचारों के आधार पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से संतुलित करने का या विकसित करने का प्रयास किया गया है उसकी चर्चा की गई है। और उसके अंतर्गत हमने प्राचीन काल से लेकर जिस तरह आधुनिक काल के जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी चर्चा की है, उस तरह से हमारा जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है और उस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जो सिस्टम या जो स्वरूप या जो व्यवस्था की गई है या जिन माध्यमों से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं या उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानने का जो प्रयास करते हैं, उस प्रयास को हमने दो विचारधाराओं के अंतर्गत डिवाइड कर रखा है। एक तो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरागत राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण, ठीक है, और दूसरा है आधुनिक या समकालीन राजनीति विज्ञान अध्ययन दृष्टिकोण, ठीक है। तो इन दोनों स्वरूपों को हमने या दोनों जो फॉर्म्स हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं हमारी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक समय की जो राजनीति है उसका उद्भव या उसका जो विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व उसका प्रारंभ हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इस पद्धति ने या इस दृष्टिकोण ने काम किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर वर्तमान तक जो चल रही है उसको या तो मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच कह सकते हैं या हम उसको कह देते हैं कंटेम्प्ररी या समकालीन पॉलिटिकल दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने एक लगभग 2400 साल का जो एरा है उस एरा के अंतर्गत हमने जो नॉलेज गेन की है या हमने राजनीतिक आधार पर प्रशासन या शासन की जो अध्ययन किया है उसकी जो चर्चा की है या उसको हम वर्गीकृत कर रहे हैं, उन वर्गीकरण का आधार रखा गया है। एक तो जहाँ तक राज्य शासन या सरकार की चर्चा की गई है वो एरा, और एक जिसके बाद हमने सरकार के साथ साथ अन्य संस्थानों की या अन्य विषयों की भी चर्चा की है वो एरा। तो जो पहले वाला एरा है उसको हमने रख दिया किसमें, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में, और जो बाद वाला जो एरा है उसमें हमने रख दिया समकालीन या मॉडर्न राजनीतिक विज्ञान अध्ययन पद्धति या अध्ययन दृष्टिकोण। ऐसा डिवाइडेशन हमारे द्वारा या राजनीतिक विचारकों ने वर्तमान में करने का काम किया। कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली बात इस बात को इंडिकेट करती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले राजनीति विज्ञान का मूल विषय किन पर केंद्रित था या किन विषयों को हम राजनीति विज्ञान के अंदर शामिल करते थे। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा मॉडर्न अप्रोच है उस मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी अप्रोच में राज्य के साथ साथ सिटीजन्स, नेशनल इश्यूज, नेशनल प्रॉब्लम्स, इनको भी डिस्कस किया गया है। दायरा बड़ा है, सीमित नहीं हुआ है। और जबकि पहले वाला जो या ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें एरिया को क्या कर दिया गया, थोड़ा सीमित कर दिया गया, ठीक है। सीमित करने का मतलब राज्य के दायित्वों को भी सीमित रखा गया या राज्य का अध्ययन ही पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन माना गया या इस तरह की अन्य अन्य बातें जिनका केंद्र बिंदु राज्य और शासन को रखा गया। इस तरह का डिवाइडेशन है बस, और कुछ ज़्यादा कोई इसमें कोई बड़ा भारी विभाजन नहीं किया गया, ठीक है। और वो भी सिर्फ किस लिए, अध्ययन की दृष्टि से। तो अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अध्ययन के आधार पर इन्हें दो मुख्य दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया।
ठीक है। और इस विभाजन का आधार देखें आप, ये जो विभाजित किया गया है इस विभाजन का आधार है एक तो इनकी परिभाषा के आधार पर और इनके कार्य क्षेत्र के आधार पर। यानी मॉडर्न किसकी बात करेगा या क्या परिभाषाएं हैं, परंपरागत की क्या परिभाषाएं हैं और किस कार्य क्षेत्र पर वो काम करने वाला है, इस आधार पर डिवाइडेशन किया गया। यह जो विभाजन है अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, यानी हम आसानी से राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकें या हमें पता होना चाहिए कि हम राजनीति विज्ञान में जो बदलाव आ रहे हैं उनके साथ साथ उसके जो मूल तत्व थे या प्रारंभ में राजनीति विज्ञान का विषय या कार्यक्षेत्र क्या रहा था, इसकी चर्चा करने के लिए इसे इन आधारों पर दो भागों में बांटा गया। और वे दो भाग हैं, पहला तो मैंने बताया आपको डिवाइडेशन जो मुख्य है उसमें पहला परंपरागत राजनीतिक विज्ञान दृष्टिकोण भी कह सकते हैं और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं पहले इसकी। तो जैसा कि मैंने बताया यूनानियों में राष्ट्र राज्य की स्थापना होने से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की जो राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक सिद्धांतों का जो कार्यकाल रहा या समय सीमा रही उसे हम रखते हैं परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में। देखें, सबसे पहले तो ये ध्यान कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा जैसे मैं वो शब्द लिखूंगा। इस दृष्टिकोण का आदर्शवादी दृष्टिकोण तथा मानक होते हैं दृष्टिकोण या दार्शनिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अब इसके आधार पर अगर आप चर्चा करेंगे इसकी, तो आदर्शवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर वो निरंतर सुधार की गुंजाइश करता है या कुछ ऐसे मानक या कुछ ऐसे आइडियल कंसेप्ट स्थापित कर देता है जिनका पालन राज्य या शासन के लिए किया जाना आवश्यक होता है। या दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो दर्शन का मतलब क्या होता है, देखने का नज़रिया। आप किसी भी व्यवस्था को या किसी भी सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं, उसके देखने का नज़रिया ही आपके विचारों को इंगित करने का साधन बनता है। इसके अलावा इसको शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। इतने नाम है इसके।
इसका अन्य नाम है। अब शास्त्रीय का मतलब क्या हो गया? शास्त्रीय का मतलब हो गया प्रारंभिक अवस्था में या जो सबसे पहली बार राजनीति विज्ञान का अध्ययन हुआ, तो जिन सिद्धांतों या जिन विषयों को लेकर हुआ, उन विषयों के आधार पर इसे शास्त्रीय दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये प्रारंभिक, या तो आप समझ सकते हैं पुराने मतलब यहाँ पर इसके सिद्धांतों की प्रासंगिकता के पुराने होने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पुराने होने से मतलब जब प्रारंभ हुआ था, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ हुआ था, तो इन सिद्धांतों को लेकर हुआ था या इस व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था, इसलिए सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन अध्ययन पद्धति है। इस कारण इस परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन पद्धति को किस नाम से जाने रहे हम? शास्त्रीय दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके नाम हो गए इतने सारे, तो आपको दिखते होंगे कि ये किस आधार पर काम कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं हम। यह अध्ययन पद्धति कल्पना व आदर्श पर आधारित है, इसलिए आदर्शवादी कहते हैं इसको, आदर्श पर आधारित है। पहली बात। दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि इसके अनुसार राज्य की जड़ें कहाँ हैं? इतिहास में। अगर राज्य जैसी पोस्ट या पद्धति का अध्ययन करना है तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। और साथ में उस दर्शन को उससे जोड़ना होगा। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखने की हैं कि एक तो कल्पना पर आधारित है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो दृष्टिकोण है या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान दृष्टिकोण जो है वो किस पर आधारित है? कल्पना और आदर्श की स्थापना को लेकर ये क्या करता है? काम करता है। और दूसरी बात, इसके अनुसार राज्य की जो जड़ें हैं, ये जो इतिहास और दर्शन में है, यानी इन दो विषयों को भी आप राजनीति विज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, जैसा हमारे इस यूनिट में सेकंड टॉपिक्स, थर्ड जो टॉपिक है वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, अंतः अनुशासनात्मक पद्धति। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो ये ध्यान रखें आप कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है ये किसकी बात करता है? इतिहास की। यानी किसी भी वर्तमान में आप अगर शासक को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इससे पहले शासक कौन होते थे, या वर्तमान में जो शासक हैं या जो शासन चल रहा है उस शासन में क्या परिवर्तन हुए हैं और वो परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब आप आवश्यकता क्यों पड़ी की तरफ चले जाएंगे, तो जब पीछे जाएंगे तो यानी आप उस परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं जिन परंपराओं पर आधारित आज की राजनीतिक पद्धति अपना काम कर रही है। हालांकि उसमें परिवर्तन की गुंजाइश थी, आगे भी रहेगी। और जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे आज कीपैड जो फ़ोन थे जब वो आए थे तब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जब आज उनके आने और एक लंबे समय तक जो हमने उनको यूज़ किया उसके बाद अब स्मार्टफोन आ गए हैं, तो वो जो कीपैड फ़ोन है वो आइडिया थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं परंपरागत जो आधारित कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वो कीपैड पर आधारित था। और अगर हम कह दें स्मार्टफोन की अगर आज बात कर ले तो स्मार्टफोन किस में आ जाएंगे? कंटेम्प्रेरी में। ठीक है, समकालीन या आधुनिक में। और आने वाले टाइम में उससे भी बेटर कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो वो जो आज आधुनिक है, आज जिसको हम मॉडर्न कह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी या वो तरीका कम्युनिकेशन का किस में आ जाएगा? ट्रेडिशनल में। तो इसलिए हम बात करें कि हमेशा आप जब अपने बैग पर जाते हैं, बैग की स्टडी करते हैं, तब आपको पता लगता है कि वो जो काम चल रहा था पहले वो ही काम आज बेटर हो रहा है। तो आज उस आइडिया को उस समय आधुनिक मानते थे, आज वो ट्रेडिशनल हो गया। ठीक है, परंपराओं पर आधारित काम है। आगे चले, ओल्ड जो सिस्टम था उसको हमने मॉडर्न से रिप्लेस कर दिया। मैं इसकी समय सीमा आपको बता रहा था। परंपरागत राजनीति विज्ञान
दृष्टिकोण का संबंध अगर समय सीमा की बात करते हैं तो प्रारंभ तो मैंने आपको बताया, जैसे जनरली अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो वो 620 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन भारत में तो मनु के समय से ही चल रही है। मनु ने भी राज्य को ही सब कुछ माना था और ये लोग भी किसको मानते हैं? राज्य को ही। जैसा कि आप सेकंड पेपर में पढ़ रहे हैं तो मनु बहुत पुराने व्यक्ति रहे हैं, हम उनके समय सीमा को निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने बात की थी, कुछ लोगों ने कहा है कि ईसा से 200 पूर्व से लेकर ईसा के 200 ईस्वी बाद 200 ईस्वी तक मनुस्मृति लिखी गई है। तो इसका मतलब मनु भी लगभग उसी कार्यकाल में रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो आज भारतीय दर्शन के अनुसार या भारतीय पॉलिटिकल थिंकर्स की अगर बात की जाए या भारतीय राजनीति विज्ञान के अध्ययन की बात की जाए और उसमें परंपरागत की बात की जाए तो हम उसको मनु तक ले जा सकते हैं। और अगर ठोस प्रमाण की बात की जाए तो महाजनपद व्यवस्था जो थी उसमें भी राज्य को ही सर्वे सर्वा माना गया है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को उचित माना गया है, प्रशासन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो वहाँ से ले सकते हैं। तो वो महाजनपद का एरा और ब्रिटिश या फॉरेनर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी अगर बात करते हैं तो उनका बात करते हैं हम यूनानी जो विचारक हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, तो उनको अगर शामिल किया जाता है तो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो कार्यकाल है पॉलिटिकल साइंस के विषय वस्तु या क्षेत्र की बात करते हैं तो वो राज्य, सरकार और दोनों के अध्ययन की बात करता है, ठीक है। देखें आप, दृष्टिकोण का संबंध पश्चिमी राजनीतिक विचारों पश्चिमी राजनीतिक विचारकों तथा भारतीय राजनीतिक विचारकों लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से लेकर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं यानी ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है जहाँ या जिस टाइम के दौरान इन सभी लोगों ने, जितने भी अभी हम विचारकों की बात करेंगे, इन सभी विचारकों ने एक कॉमन चीज़ पर डिस्कस की है। इस कारण इन सब को हमने पश्चिमी हो चाहे भारतीय विचारक हो, इन सब को हमने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा है, ठीक है। क्यों रखा? क्योंकि अभी अब जैसे हम इनकी बात करें तो इस परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो है इसकी विशेषताएं देखेंगे आगे तब और आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी हम इसका देख रहे हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो आप खुद देखेंगे कि राजतंत्र था, अगर हम बात करें राजतंत्र था, और राजतंत्र का मतलब राजा थे, राजा का मतलब वही उस राज्य के सर्वेसर्वा थे। राजा राज्य का प्रतिनिधि भी है और सरकार का भी या जो वो जो प्रशासन काम कर रहा है उसका भी सर्वेसर्वा राजा ही है। तो राजा वहाँ पर दोनों भूमिकाओं के रूप में काम करता है, राज्य और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। जैसा अभी हम देख रहे हैं वर्तमान सरकार में अगर आप बात करते हैं तो राज्य, जैसे शुक्र ने राज्य का और सरकार दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना है, ठीक है। ऐसे ही वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार की अनुपस्थिति में भी कार्य करता है। अगर जैसे चुनाव हो रहे होते हैं या किसी मंत्री का कार्यकाल पूरा हो चुका होता है तब भी राज्य अपना काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तब वहाँ हमारे राज्य में अराजकता फैल जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिस विषय को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं उस विषय को डेवलप होने में एक लंबा समय लगा, एक लंबा टाइम पीरियड उसको एक टाइम पीरियड उसने लिया स्थापित होने। लेकिन कॉमन चीज़ क्या है? सभी राज्य को या राजा को महत्व दे रहे हैं।
वहाँ पर प्रजा की भागीदारी, खासकर पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अनुसार प्रजा की जो भागीदारी थी वो बिल्कुल जीरो थी, शून्य थी। ठीक है, तो इस कारण वहाँ पर इतने भेदभाव या इतने वैचारिक मत भिन्नता का विकास हो रहा है। आगे चलें आप। इस राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत आगे देखते हैं और इनको उससे पहले मैं आपको और बता दूं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो अप्रोच का मतलब क्या होता है। ठीक है, अप्रोच मीन्स होता है एंगल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एंगल। और एंगल का मतलब किसी घटना, दुर्घटना या किसी व्यवस्था को देखने का जो तरीका होता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस देखने के तरीके के आधार पर आप जो अपने विचार रखते हैं वही क्या कहलाते हैं, अप्रोच कहलाते हैं। हर व्यक्ति, हम भी तो बात करते हैं कि चुनौतियाँ या समस्याएं किसी को तो बहुत परेशान करने वाली होती हैं और कोई उनको चुनौती के रूप में लेता है, यानी कोई उन्हें अवसर मानता है, कोई उन्हें चुनौती के रूप में लेता है, कोई उनसे परेशान हो जाता है, कोई संकट के रूप में देखता है, कोई दुख का कारण मान लेता है। तो वहाँ पर वो उनका जो देखने का नज़रिया है उसी के आधार पर उसको क्या कह देते हैं, हम अप्रोच कह देते हैं। कोई किसी समस्या और उसके समाधान को जिस तरीके से देखता है उस एंगल को ही क्या कह देते हैं, हम अप्रोच कह देते हैं। आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं इनकी, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ठीक है, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो इनके विचारक हैं, विचारकों का व्यक्तिगत प्रभाव भी उनके दर्शन पर पड़ता है। व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव उनके सिद्धांतों पर या दर्शन पर पड़ता है। यानी एक तरह से अगर हम बात करें तो ये पूर्णतः है निरपेक्ष होकर काम नहीं कर पाते। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके मन में जो विचार है उन विचारों को भी उस सिद्धांतों या उस राज्य या उस शासन के लिए वो आवश्यक बना देते हैं। उनके राजनीतिक विचारों पर पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मैं आपको ये बताने वाला था ये कैसे पढ़ता है। आपने देखा होगा कि अगर चाणक्य पर या चाणक्य का जब अपमान कर दिया गया तब उसने डिसाइड किया कि मैं नंद वंश को मूलतः है या जड़ से ही क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। यानी उसको जब उसका अपमान किया गया तब उसके नंद वंश के शासन के प्रति जो नज़रिया था या जो दृष्टिकोण था या जो एंगल था उसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। अब अपमान हुआ चाणक्य का तो उसने ये डिसाइड कर लिया या उसने अपने नज़रिए से लोगों के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया कि जो नंद वंश है वो एकदम अराजक राज्य है, दुराचारी अत्याचारी शासन है, या इसने इस तरह से अत्याचार जनता पर कर रखे हैं। क्या उससे पहले भी वही नंद वंश था? क्या उससे पहले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था इस तरह की? क्या लोगों को वो अच्छा लग रहा था? जो भी माने हम, लेकिन जैसे ही चाणक्य का अपमान किया गया तो उसके देखने का नज़रिया जो था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसके जो व्यक्तिगत, अब यहाँ पर देखो आप मैटर कैसा आ गया, यहाँ पर व्यक्तिगत जो अपमान हुआ उस व्यक्ति का, चाणक्य का अपमान हुआ था, सबका तो हुआ नहीं था, लेकिन उसके अपमान होने के कारण जो उसके विचारों में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके अर्थशास्त्र में भी दिखाई देते हैं। वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा स्थापित जो शासन पद्धति थी या प्रक्रिया थी उसमें भी उनका दर्शन होता है। ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान में
तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, नैतिक सिद्धांत, आदर्शवादी अध्ययन पद्धति, आदर्शवादी अध्ययन पद्धति, कानूनी आधार का समावेश किया जाता है, का समावेश किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अध्ययन में मानव शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय यानी समाज के दृष्टिकोण से, मानव के दृष्टिकोण से, समाज शास्त्रीय, आर्थिक पक्ष आधारित अध्ययन पद्धति को शामिल किया जाता है। यानी जब भी आप अलग अलग एंगल से इसको देखेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसके आधार पर देख रहे हैं हम, आप इसको मनोवैज्ञानिक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक भी है। यानी जब इतने सारे उसके पक्ष देखेंगे कि अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था या पद्धति को या शासन पद्धति को जब लागू किया जाएगा किसी राज्य विशेष या राष्ट्र विशेष के संदर्भ में, तो उसको लागू करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति देखी जाएगी कि कौन सी पद्धति श्रेष्ठ रहेगी इन परिस्थितियों में, या हमारे राष्ट्र के समान किसी अन्य राष्ट्र की जो सेम परिस्थितियाँ वहाँ किस तरह की शासन पद्धति काम कर रही है, उसकी तुलना करना, उसका अध्ययन करना, उसके बाद अपने लिए अपनी वर्तमान शासन पद्धति की तुलना करना और अपने लिए बेस्ट जो शासन पद्धति होती है उसका चुनाव करना। नैतिक सिद्धांत मैंने आपको बताया जो आपके मोस्ट सुपर मॉरल जो इश्यूज हैं या ऐसे फेथ जिनमें ऐसी वैल्यूज जिनमें आप बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं, तो वे आपके नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आदर्शवादी आप जानते ही हैं, निरंतर परिवर्तनशील क्या होना चाहिए, वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं उसको और बेटर करने के लिए और क्या किया जा सकता है, फिर जैसे वो स्टेज पहुंचेंगे आप फिर इससे बेटर और क्या किया जा सकता है। ऐसे एक आइडियल रखा जाता है कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, एक आइडियल ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसके आधार पर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो। एक उदाहरण पेश किया जाता है और उस उदाहरण के आधार पर कहा जाता है कि ऐसा बनना है, ऐसा होना चाहिए। रियल में वो कहीं नहीं होता है, कल्पनाओं में रहता है। वास्तव में जैसे गांधी की हम बात कर चुके हैं, गांधी ने जैसे कहा, गांधी के लिए आदर्शवादी कौन सा हो गया, राम राज्य। अब राम राज्य पॉसिबल नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य जहां सभी को इक्वल समझा जाएगा, जहां कोई किसी पर शासन नहीं करेगा, जहां राज्य की अनुपस्थिति होगी, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति इतना प्रबुद्ध होगा कि वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए स्वयं प्रयास करेगा। अहिंसा बिल्कुल सभी स्टेज पर अहिंसा होगी, सत्य सभी लोगों के द्वारा सत्य बोला जाएगा, सत्य का प्रयोग किया जाएगा, असत्य कहीं नहीं होगा, हिंसा कहीं नहीं होगी, न मानसिक न शारीरिक, न मानसिक न शारीरिक, न मन वचन और कर्म तीनों से ही क्या नहीं होगी, हिंसा नहीं की जाएगी। ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था वास्तव में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब जहाँ भी इन चीज़ों की बात होगी, इसका मतलब हम परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ऐसे ही उसका आधार देखा जाएगा मनोवैज्ञानिक आधार पर, समाज के आधार पर, समाज में वो व्यवस्था जो चल रही है वो बेस्ट है या और किसी व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए, वह आर्थिक हितों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। वहाँ पर जैसा कि हमने बात की कि अर्थ का मतलब चोरी से भी आप कमा सकते हैं धन और मेहनत से भी कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत से भी धन कमाने के बाद मेहनत करने के अनुपात में अगर आपका मेहनताना नहीं मिल रहा है तो आपके विचारों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा, और वो परिवर्तन आते आते एक दिन वो किसका रूप ले लेगा, क्रांति हो जाएगी। अगर आपके राज्य में उस प्रकार से जनता आर्थिक आधार पर संतुष्ट नहीं है तो वो जो विचारधारा जो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी आपके अगेंस्ट, वो एक दिन क्या होगा, क्रांति में बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि इन सभी आधारों पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना, यानी इन सभी विषयों के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़कर चलना भी किसके अंतर्गत आता है, ट्रेडिशनल राजनीतिक दृष्टिकोण या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस अप्रोच। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद अगर हम देखें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये याद करते चलें, समझते चलें, एग्जाम्पल में दे ही रहा हूँ आपको, व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव कैसे आता है। अभी हम बात करें, मनमोहन सिंह शांत रहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जो थे पूर्व, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी खुद इतने मुखर हैं कि वो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें शांत कराना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हर मामले में उनके पास नॉलेज रहती है। अब बात करते हैं हम प्रमुख विचारक, प्रमुख राजनीतिक जो विचारक हैं, प्रमुख राजनीतिक विचारक किससे जुड़े हुए, परंपरागत जो हैं उससे जुड़े हुए। ठीक है, तो यहीं कर देते हैं इस काम को। देखो, इसमें सबसे पहले नाम आता है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, बोंदा, लिकॉक, प्रमुख विचारक है। जब भी आप इन लोगों के रचनाओं का अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इन्होंने अपने जो विचार दिए हैं वो राज्य और राजा यानी शासन क्षेत्र और शासक के ऊपर दिए हैं। उनको किस तरह का होना चाहिए या उनको क्या क्या कार्य करने चाहिए या उनकी शिक्षा या उनकी दिनचर्या या उनका व्यवहार या उनका जो प्रशिक्षण है वो किस तरह का होना चाहिए राजा होने के लिए। इस तरह के विचारों पर इन्होंने अत्यधिक चर्चा की है। ठीक है, कांट, हीगल ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब राज्य समर्थक हैं या राज्य के को महत्व देते हैं या राज्य के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देते हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखें आप। ये सारे परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं। आगे चलते हैं अब देखो, अगर इसकी बात की जाए, परिभाषाओं के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे तो परिभाषाएं देख लेते हैं। गार्नर कहते हैं कि राज्य का अंत और प्रारंभ या राजनीति विज्ञान का जो अंत है या आरंभ है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य है। या राजनीति विज्ञान राज्य के अंत और प्रारंभ से ही मिलकर बनी है। इस तरह की बात करते हैं कौन, मिस्टर गार्नर। ठीक है, दूसरे हैं लिकॉक।
लिखो, कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का कार्य सरकार के कार्यों को करना है। राजनीति विज्ञान का संबंध, राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार शास्त्र से है। ठीक है। वहीं जो पॉल जेनेट है, पॉल जेनेट ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान में से एक विज्ञान है और यह राज्य की उत्पत्ति शासन के सिद्धांतों के आधार पर करता है या सरकार के सिद्धांतों के आधार पर राज्य की स्थापना करता है। यानी अब ये किसकी बात कर रहा है? इन दोनों की। देखें आप, पॉल जेनेट क्या कहते हैं? पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान में से एक है सामाजिक विज्ञान में से एक विज्ञान है। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं। तथा यह राज्य की स्थापना एवं सरकार के सिद्धांतों का निर्धारण करता है, निर्माण करता है या डील करता है या ट्रीट करता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये राज्य की स्थापना के नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण भी करता है। आगे देखिए, गैरिस भी एक और कहता है, राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, उद्देश्य और उसकी समस्याओं का अध्ययन करता है। उसकी समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अध्ययन करता है, उल्लेख करता है, एक ही बात होती है। अब ये जो चारों विशेषताएं हैं या चारों जो परिभाषाएं हैं, उनके आधार पर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर एक तो पहली बात तो अच्छा कहलाएगा। अच्छा कहलाएगा मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अब देखिए इसमें कहीं राज्य का उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख कर रहे हैं कहीं पर तो स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, राज्य का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर सरकार की बात कर रहे हैं, कहीं पर ये राजनीतिक विचारक जो परंपरागत राजनीतिक जो विचारक हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की बात कर रहे हैं। कहीं पर ये क्या कह रहा है? राज्य और सरकार दोनों की बात कर रहा है। कहीं पर ये किसकी बात कर रहा है? राज्य और सरकार दोनों की बात कर रहा है। कहीं पर ओनली किसकी कर रहा है? राज्य की ही। इसका मतलब क्या हो गया? परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में, विषय के बारे में अगर बात करें, जैसा कि हम इसके आगे करने वाले हैं, तो उससे पहले इन परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि गार्डनर तो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यानी इसने राज्य में ही सब कुछ चीज़ें या राज्य से संबंधित या राज्य को ही संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का आधार या केंद्र बिंदु बना दिया है। ठीक है, ये राज्य के अलावा कहीं भी कुछ सोचता नहीं है। राज्य जिन्होंने कह दिया, राज्य ने जो कर दिया, वो सारे ही चीज़ या वो सारे आदेश या कार्य वो सब मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस का। या ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम राज्य का ही अध्ययन
करते हैं। दूसरा कह रहा है राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार शास्त्र से है, यानी यहाँ पर सरकार से संबंधित शास्त्र से हैं या सरकार शास्त्र से हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिसको आप अंडरस्टूड नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से संबंधित शास्त्र से है या सरकार से संबंधित, यानी सरकार जो भी करती है या सरकार जिस भी रूप में जो जो कार्य करती है या सरकार में जिन जिन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है वे सभी चीज़ें मिलकर राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। यानी सरकार बनने से लेकर, सरकार के स्थापित होने से लेकर, सरकार के कार्यों से लेकर, सरकार के विघटन तक, फिर पुनः सरकार के चुने जाने तक, सरकार की इमेज क्या है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार ने किन उद्देश्यों पर प्रशासन संभाला था, या सरकार के अंतर्गत रहते हुए किन किन कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को, या कहाँ कहाँ तक राज्य को या सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा किसमें की जाती है? राजनीति विज्ञान में। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मिस्टर लिकॉक कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमने बात की है कि राजनीति विज्ञान जो विषय वस्तु है, तो गवर्नर के अलावा गैरिस लिखा हुआ है, गैरिस एक्टन आदि जो विचारक हैं वो सभी किसको समर्थन करते हैं? इस विचार का समर्थन करते हैं। ठीक है, ब्लैंस्की भी है, और यहाँ पर आते हैं जॉन सीले, और ये है आपके पास लिकॉक। ये क्या करते हैं कि सरकार का अध्ययन मानते हैं। किसको मानते हैं? इसको सरकार का अध्ययन। यानी जॉन सीले को जब आप पढ़ेंगे या लिकॉक को आप पढ़ेंगे तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये किसकी बात करते हैं? सरकार की। ये सरकार को ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पर आएंगे गिलक्राइस्ट, जेनेट और गेटेल, कुछ लोग गेटले भी कह देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब, अगर आप इस आधार पर इनको डिवाइड कर लेंगे कि ये जो विचारक हैं वो किस रूप में स्वीकार करते हैं, ये गैरिस और एक्टन और गार्डनर तो क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो क्या है? राज्य है। सीले और लिकॉक क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है? सरकार है। और पॉल, जेनेट, गिलक्राइस्ट और गैलेट जो हैं वो ये मानते हैं कि सरकार और राज्य दोनों ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। यहाँ पर जो संप्रभुता है वो सरकार में निवास करती है, यहाँ पर संप्रभुता राज्य में निवास करती है, और यहाँ पॉल जेनेट के अनुसार संप्रभुता या राज्य जो है वो सरकार और राज्य दोनों के मिलने से या दोनों के सहयोग से काम करती है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके ये परिभाषाएं हैं, आप इनको अपने दिमाग में बैठाएं, विश्लेषण करें, मथें अपने दिमाग में, और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन तीनों से बाहर नहीं जाएंगे जहाँ तक परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसका जो कार्य क्षेत्र है, यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान का कार्यक्षेत्र समझ लें या सरकार या राज्य का कार्यक्षेत्र समझ लें इनके अनुसार। ठीक है, तो कुछ लोगों ने तो कहा कि राज्य का दर्शन, राज्य की उत्पत्ति या राज्य की इच्छा शक्ति या उस इच्छा शक्ति के आधार पर उस लक्ष्य को पाने की जो कार्य प्रणाली है वे सभी मिलकर राज्य के कार्यक्षेत्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने कहा, सरकार ने कोई भी पॉलिसी बनाई आपके लिए या वर्तमान में जो सरकार काम करी उसने जैसी भी पॉलिसी बनाई है वो भी क्या है, उस पॉलिसी का भी आप अध्ययन करेंगे तो आप पता करेंगे कि सरकार ने ये आइडिया क्यों लेकर आए, सरकार को क्यों जरूरत पड़ गई। जैसा भी आप देखते हैं कि अभी कहीं भी अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य से संबंधित ज़्यादा खबरें न्यूज़पेपर में या समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है, तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस राज्य में चुनाव होने वाले हैं।
तो आपने उसका अध्ययन किया, उन घटनाओं का, पूर्ववर्ती जो घटनाएं हुई जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहाँ की घटनाओं को जब ज़्यादा दिखाया जाने लगा तो आपको लगा कि हाँ हो सकता है इस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन हो रहा है घटनाओं का, छोटी से छोटी घटना, अपने राज्य में वैसी घटना घट रही है लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है, उस राज्य में छोटी सी भी घटना अगर घट रही है तो उसको बड़े स्तर पर दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब आप आइडिया लगा लेंगे कि वहाँ पर क्या हो रही है, कोई ना कोई चुनाव होने की संभावना हो रही है। तो ये भी अध्ययन पद्धति के अंतर आ गया। यानी सरकार अगर अभी कोई पॉलिसी लेकर आ रही है और उस पॉलिसी में अगर राज्य विशेष के संदर्भ में है या उस राज्य विशेष में उस पॉलिसी का उद्घाटन किया जा रहा है तो आप ऑटोमेटिकली आइडिया लगा लेते हैं, यानी आपने उस सरकार की कार्य पद्धति का अध्ययन किया है। यानी सरकार जो जो नीतियाँ बना रही है या जो जो पॉलिसीज़ लेकर आ रही है या राज्य जो जो पॉलिसीज़ लेकर आ रहा है या शासन किस तरह का हो रहा है वहाँ, ये सारे जो बिंदु हैं वो राज्य के या शासन के या परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहली जो कार्य क्षेत्र है उसमें है राजनीति, परंपरागत राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु राज्य है। का केंद्र बिंदु राज्य है। ठीक है, यानी राज्य जो जो कार्य करेगा उन सभी का क्या किया जाएगा, इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। और राजनीति विज्ञान में निम्न प्रकार से राज्य को केंद्र बिंदु माना गया है, राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति। अब देखो आप कैसे केंद्र बिंदु मानेंगे, इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति व उत्पत्ति का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अगर राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब केंद्र में कौन हो गया, राज्य हो गया। ठीक है, अब राज्य अकेला तो काम करता नहीं है, हमने इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच पढ़ेंगे उसके आधार पर इसके साथ साथ राज्य की अन्य संस्था इकाइयों का निर्माण और विकास, इकाइयों के निर्माण व विकास का अध्ययन किया जाता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्य क्षेत्र, यानी क्या क्या ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन करना आवश्यक है या किया जाता है इसके अंतर्गत। ये इतना अध्ययन कर लिया, इसके आधार पर राज्य के या राजनीति के, इसके आधार पर राजनीतिक विकास एवं सिद्धांतों का निर्धारण करना। यानी जब किसी राज्य के संदर्भ में इतनी चीज़ों का आपने अध्ययन कर लिया तो आप उस राज्य के संदर्भ में सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं कि इस राज्य में इन परिस्थितियों में ऐसा किया जाना चाहिए, या फिर इस राज्य में राजतंत्र इस प्रकार का होगा, या इस राज्य में अन्य जो इकाइयां हैं वे इस आधार पर काम करेंगी। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का राजनीतिक संस्थाओं में, लोकतंत्र में बिलीव ही नहीं है और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था अच्छा काम कर रही है, लोग राजतंत्र ने भी अच्छा काम किया है, तो वे लोग राजतंत्र में आस्था रखेंगे। सीधी सी बात है, जहाँ लोकतंत्र ने अच्छा काम किया है, पहले से ज़्यादा बेटर काम करके दिखाया है,
वहाँ पर वे लोग लोकतंत्र में विश्वास करेंगे, वो राजतंत्र की व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर देंगे। ऐसा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो जहाँ पर जिन परिस्थितियों का अपने दिन, क्योंकि ये किस में आएगा, हिस्टोरिकल में आएगा। जब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की परंपरागत जो अप्रोच है उसके अंतर्गत जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, उन मेथड जो हैं जिनके आधार पर उसका अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें एक आती है हिस्टोरिकल। तो उस हिस्टोरिकल में जब अध्ययन किया जाएगा राज्य की प्रकृति का, और तो उस प्रकृति के आधार पर वर्तमान समय में उन राजनीतिक विकास के सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण किया जाएगा। राजनीतिक विकास के सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण किया जाएगा। यानी नियमों का निर्धारण किया जाना भी किसके अंतर्गत आता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। निर्धारण किया जाना परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब आप किस किस चीज़ को राज्य से जोड़ने वाले हैं। अभी जैसे हम, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे यहाँ सरकार ही तो बदलती है, बस चुनाव के बाद क्या बदलती है, सरकार बदलती है। तो कुछ मामलों में तो पुरानी और जो नई सरकार है, विपरीत अगर सरकार आई है, कांग्रेस और बीजेपी आ रही है, तो कुछ मामलों में तो वो सहमत रहते हैं, समान रूप से काम करते हैं, और कुछ मामलों में वे बिल्कुल अपनी पूर्ववर्ती सरकार से क्या करते हैं, विपरीत रवैया अपनाते हैं, एकदम अपोजिट। ठीक है, उस अपोजिट के आधार पर भी वो भी उसी राज्य के सिद्धांत हैं, लोकतंत्र है। यानी जो जिन सिद्धांतों का पालन कांग्रेस कर रही थी, वो भी भारत के ही सिद्धांत या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर डिसाइडेड है। जिन सिद्धांतों के आधार पर बीजेपी काम कर रही थी, जबकि उसके कांग्रेस से विरोध है, लेकिन फिर भी वो सिद्धांत जो बीजेपी करे वो भी राज्य के सिद्धांत या नियम कहलाते हैं। यानी बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों को भी हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, और कांग्रेस ने जो किया वो भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, यानी मॉडर्न की जब बात करेंगे तो वो अलग बात है। यहाँ पर सरकार ने जो कुछ भी किया, राज्य ने जो कुछ भी कार्य किए, घोषणाएं की, नियम कायदे कानून जो भी बनाए हैं, वे सब किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, उनका परंपरागत राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाएगा। गुडनाव क्या कहते हैं, देखो गुडनाव ने राज्य के अंतर्गत या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तीन चीज़ें, राज्य की इच्छा और राज्य की इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो, और राज्य की निर्माण, इन तीनों को मिलाकर वो राजनीति विज्ञान विषय को बताता है कि ये इसके अंतर्गत आएंगे। देखें आप इसमें गुडनाव के अनुसार राज्य का निर्माण, राज्य की इच्छा, राज्य का निर्माण, राज्य की इच्छा और राज्य इच्छा के लिए कार्य। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, आप समझ सकते हैं कि ये सारे मिलकर किसका निर्माण करेंगे, राज्य के कार्य क्षेत्र का, राजनीति विज्ञान का कार्य क्षेत्र। और हम अध्ययन करें तो हम इसको अध्ययन क्षेत्र भी कह सकते हैं। मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आप किसको पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि राज्य का निर्माण किस तरह से हुआ, या राज्य की इच्छा का निर्माण किस तरह से हुआ, राज्य की इच्छा में क्या क्या सम्मिलित या अभिव्यक्ति किस तरह से हुई। ठीक है, राज्य का निर्माण कह दें या राज्य के निर्माण की इच्छा कह दें या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति कह दें। ठीक है, और उस अभिव्यक्ति की राज्य ने, और उस अभिव्यक्ति के बाद उसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उन सभी प्रयासों को मिलाकर गुडनाव ने क्या कह दिया कि ये राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। देखें आधुनिक पेरिस सम्मेलन में पेरिस सम्मेलन हुआ, प्राप्ति को क्रियान्विति भी कह लें। ठीक है, तो आपके समझ में आएंगे शुरू से, यानी राज्य जब बना और वर्तमान में राज्य के
इच्छाएं क्या हैं। अगर किसी राज्य ने, हिटलर ने कह दिया साहब साम्राज्यवाद करेंगे, तो साम्राज्यवाद भी उस राज्य विशेष की अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि साम्राज्यवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, साम्राज्यवाद अच्छा है बुरा है, साम्राज्यवाद के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, या साम्राज्यवाद राजनीति विज्ञान में किस तरह से हानिकारक हो सकता है, या साम्राज्यवाद राजनीति विज्ञान के किन सिद्धांतों के असफल होने पर लागू होता है, या राजनीतिक व्यवस्था के कहाँ असफलता ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। इस तरह की बातें हम उसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। तो राज्य के निर्माण से लेकर उसकी राज्य की इच्छा कानून है, शासक अभी प्रधानमंत्री ने जो कह दिया बहुमत की सरकार में, वही कानून का रूप धारण कर लेता है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लोकतंत्र है हमारे यहाँ थोड़ा सा, तो संविधान उस पर थोड़ा सा अंकुश लगा सकता है। ठीक है, आगे देखें आप। तो अब इनके आधार पर कार्यक्षेत्र, आप जब भी राज्य के निर्माण से की बात करेंगे, उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति की बात करेंगे, उस अभिव्यक्ति या उस इच्छा को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा उसका अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब आप किसका कर रहे हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत, वर्तमान नहीं कहेंगे इसको, परंपरागत स्वरूप के अंतर्गत पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, यूनेस्को के द्वारा। अब इस सम्मेलन में राज्य के कार्यक्षेत्र, राज्य का कार्यक्षेत्र निश्चित किया गया। ठीक है, अब उन्होंने राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत क्या रख दिया, एक तो राज्य की जो संस्थाएं हैं, या हम कहते हैं राजनीतिक जो सिद्धांत हैं, वो जिन सिद्धांतों पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, तो सबसे पहले वो सिद्धांत भी राजनीति विज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। फिर उनके आधार पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वे संस्थाएं भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों को निर्धारित करने के लिए जो सिद्धांत निर्माण किए जाएंगे, जैसे हमने मनु में और उनमें पढ़े थे, मंडल सिद्धांत और उपाय और शागुण्य नीति, इस तरह के जो सिद्धांत हैं, अब वे सिद्धांत भी किसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति विषय है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वरूप के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को भी धारण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययन की बात की गई है। देखें इसमें आप, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत यहाँ देख लेते हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अन्य संस्थाएं मतलब राष्ट्रीय संस्थाएं। ठीक है, इनको शामिल करते हुए हमने राजनीति विज्ञान का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया। दल, समूह, क्योंकि ये भी राजनीति विज्ञान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राजनीतिक भी हो सकती हैं और गैर राजनीतिक भी हो सकती हैं, लेकिन जो अन्य संस्थाएं जिनको मैं राष्ट्रीय संस्थाएं कह रहा हूँ, वहाँ पर वो राष्ट्रीय संस्थाओं की राजनीतिक स्वरूप की बात हो रही है। अब राजनीतिक सिद्धांत कौन से होते हैं, जिनके आधार पर राज्य का कुशल संचालन किया जा सकता है, या जिन सिद्धांतों में या जिन विचारों में राज्य की आस्था है,
ऐसे सिद्धांतों को राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के कार्यक्षेत्र के आधार पर किया जाता है। दल की बात जहाँ तक हम करें तो दल राजनीतिक दल हो गए। दबाव समूह की बात करें, समूह का क्या मतलब हो गया? दबाव समूह। और जनमत को भी राजनीति विज्ञान में का विषय के अंतर्गत रखा गया। जनमत आप जानते हैं जनता की राय जो वो चुनाव के माध्यम से व्यक्त करती है वर्तमान समय में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से वहाँ तक, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए गार्डनर का जो तथ्य है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं राजनीतिक विचारों का इतिहास। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कानून एवं संबंध। और जो अन्य संस्थाएं हो गई, अब जैसे हो गया संविधान, क्षेत्रीय प्रशासन, या मैं कह दूं सरकारी विभाग, और दल तो हो गए राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, और समूह, दबाव समूह। इन सब का जब अध्ययन आप करेंगे तो वो अध्ययन भी किस में आएगा? राजनीतिक विज्ञान के, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत सारी संस्था आ जाएंगी। जैसे हमने बात कर रहे थे, आर्थिक हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक, प्रशासनिक, कानूनी, जितनी भी संस्थाएं हैं वे सारी संस्थाएं आएंगी और उनका अध्ययन किया जाएगा। कहने का मतलब है राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन तत्वों की या जिन 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 आवश्यकताओं को महसूस किया गया है, वे सभी आवश्यकताएं या वे सभी विषय राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जनमत मैंने आपको बताया, जनमत के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो जनमत जब बदलता है किसी के पक्ष में तो भी वो राजनीति विज्ञान का विषय अध्ययन का, किसी के फेवर में आ जाता, बहुत बड़े प्रचंड बहुमत मिलता है किसी पार्टी या दल को, वो भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का विषय है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कार्य क्षेत्र के बाद हमने परिभाषाएं देखी, इसका बैकग्राउंड देखा, परिभाषाएं देखी, कार्य क्षेत्र देखा। इसके आधार पर अब हम क्या कह सकते हैं, ये ध्यान रखें आप।
ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि राजनीति विज्ञान में सरकार और उसके ऑर्गन्स जो हैं अंगों को शामिल किया जाता है जो कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है। राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, राजनीति विज्ञान कोई भारी बात नहीं, मैंने बताया टाइम ड्यूरेशन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। सिर्फ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किस तरह से किया हमारे पूर्ववर्ती राजनीतिक विचारकों ने और आधुनिक समय के राजनीतिक विचारकों ने, इस आधार पर उसको डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले से प्रूव था कि दोनों साथ साथ नहीं चले, ये ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कुछ भी चूज कर लीजिए और आप राज्य को मान लीजिए या अन्य संबंधों को मान लीजिए। मॉडर्न का मतलब भी ये नहीं कि राज्य की उसने बिल्कुल उपेक्षा कर दी, ये ध्यान रखें आप। राज्य के आधुनिक या समकालीन जो दृष्टिकोण है उसमें राज्य का कार्य क्षेत्र का इनका विस्तार कर दिया गया है, या राजनीति विज्ञान के कार्य क्षेत्र को या अध्ययन क्षेत्र को क्या कर दिया गया, विस्तार दे दिया गया। राज्य को हटा नहीं दिया है, वहाँ राज्य को समाप्त नहीं कर दिया है, सरकार को समाप्त नहीं कर दिया गया, सरकार के साथ साथ और चीज़ों को ऐड किया गया है। और इसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में मात्र राज्य सरकार या दोनों का अध्ययन करने की विचारधारा का पालन किया गया है। यानी जहाँ आप सिर्फ इन दो चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे सेपरेट कर रहे हो चाहे इनको एक साथ रख के कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को शामिल करते हुए आप कर रहे हैं, तो भी आप इसका मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान क्षेत्र का अध्ययन करें। क्योंकि इससे पहले राजतंत्र रहा है, और राजतंत्र का मतलब राज्य और सरकार दोनों का जॉइंटली एक रूप में होकर काम करना। बड़ा परिवर्तन कब आ रहा है, जब राज्य सरकार से अलग मान लिया गया और उसके दायरे को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। पहले के राज्य जो थे वो पुलिसिया राज्य थे, विदेश नीति या सुरक्षा मेन उद्देश्य होता था, या राजा विदेशी आक्रमण के समय सक्रिय होते थे, ज़्यादातर सक्रिय भूमिका निभाते थे तब जब उसके राज्य पर अटैक होता था। उसके बाद वो सुषुप्त अवस्था में चले जाते थे, एक तरह से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था, तो वहाँ दायरा सीमित है, तो वहाँ राज्य के निर्धारक तत्व की बात करता था। जैसे आपने जंगल में देखा है शेर कुछ नहीं करता है, लेकिन शेर की आवाज़ मात्र से या उसके जब वो गरजता है, ठीक है, दहाड़ता है, तब पूरा जंगल शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें एहसास हो जाता है कि वहाँ राजा है या राज्य है या शासक है या सरकार है, वो क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। तो पूरा प्रशासन अपने हिसाब से चहल पहल हो जाती है। जिस तरह से जंगल में, ऐसे ही वहाँ पर राज्य अपना काम करता है। वहाँ राजा यानी शेर एक एक व्यक्ति को जाकर समझाता नहीं है कि मैं राजा हूँ या मैं शासक हूँ या मैं आऊँ तो आप इधर उधर हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। उसकी जो दहाड़ है वो एक साइन है कि हाँ सक्रिय हो चुकी है सरकार या राजा, इस जंगल में शेर है। तो ऐसे जहाँ सरकार है, सिर्फ जहाँ प्रशासन है, वहाँ पर हमने राज्य को इम्पोर्टेंट मानते हुए कहा कि राज्य की उपस्थिति या राज्य का अध्ययन या राज्य का जहाँ सरकार के रूप में होना चाहे राज्य के रूप में होना, दोनों इक्वल बातें हैं, दोनों इम्पोर्टेंट बातें हैं। लेकिन सिर्फ किसकी बात करेंगे हम, राजा की। किसकी बात करेंगे, सरकार की। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं या परंपरागत जो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है, वहाँ पर राजा को, सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका या सिर्फ उन्हें ही महत्वपूर्ण माना गया है, किसी अन्य तत्व की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे
इसके जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनके बारे में।
ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव।